हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर साइंस क्लास। तो गाइस, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट यूनिट, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दोस्तों, इस यूनिट या इस चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अब वैसे तो यार देखो, रिप्रोडक्शन जो है, इस टॉपिक को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 8th में, क्लास 7th में, बट क्लास 10th में आकर के हमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में बात करनी है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन के जनरल कंसेप्ट के बारे में, वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी, और इसी के साथ साथ हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में बेसिक डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। वहीं आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक इंटेक्स क्वेश्चन दे रखा है दैट वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन, जो कि बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को, भगवान जाने क्यों, बट बहुत ही लल्लू सवाल है वो, है ना। मैं आपको बताऊंगा, देखो बहुत ही लल्लू सवाल है वो। तो अपन धीरे धीरे करके सारे सवालों को समझते हुए चलेंगे और सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले बात आती है कि भैया ये रिप्रोडक्शन है क्या, है ना। हम क्या करते हैं भाई, जो भी चैप्टर उठाते हैं ना, उसके सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ऊपर ही ऊपर, कि भैया उसका जो हेडिंग है वो क्या कहना चाह रहा है ना। तो चलो आओ समझते हैं जरा। तो यार, अगर हम बात करें कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन के बारे में, कि रिप्रोडक्शन असल में है क्या, तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो वर्ड है रिप्रोडक्शन, है ना, घूर के देखो जरा इसको, ठीक है। जैसे तब तुम मेहमान आते हैं, बिस्किट उठा लेते हो उनके सामने से, तो मम्मी घूर के देखती है ना तुमको, बिल्कुल ऐसे घूर के देखो इसको जरा एक सेकंड के लिए, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। हम जानते हैं री का मतलब होता है अगेन, ठीक है ना, रीबाउंड, ओके, रीपर्पस। और जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन, उसका मीन्स क्या होता है, टू प्रोड्यूस। बेसिकली प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस जिससे हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं। सही बात है ना, क्लियर बात है। तो अगर मैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहूं, अगर मैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो बेटा क्या आएगी। तो सबसे पहले तो इट इज अ प्रोसेस, है ना। सबसे पहले मेन बात तो क्या आई कि भैया ये क्या है, ये एक तरीके का प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक स्टेप में काम नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप्स आएंगे, है ना। कैसे कैसे स्टेप्स आएंगे हम लोग अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म produces another organism। सही बात है ना। तो क्या बोला मैंने, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। सही है, डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नहीं बाबू, ऑफ इट्स सेम काइंड, यस, ये भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या क्या बातें लिखनी जरूरी है यहां पे, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है या बर्थ देता है या गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को। और कैसा, सेम काइंड का, बिल्कुल सेम काइंड का, है ना भाई। देखो यार, हाथी का बच्चा हाथी जैसा ही होगा ना, कुत्ते जैसा तो होगा नहीं, सही है। गधे का बच्चा गधे जैसा होगा, उल्लू जैसा तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा। ऐसा क्यों है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, कोई तो लॉजिक होगा ना यार, कोई तो फंडा होगा ना इसके पीछे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। पर सबसे पहले ये डेफिनेशन आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर इसमें से कोई भी चीज़ बेटा आप लोग मिस कर देते हैं ना, तो फिर टीचर नंबर काट लेंगे, बिल्कुल, है ना। फिर रोना नहीं है कि हाय हम तो क्या करें, हमारी किस्मत ही खराब है, टीचर हमसे चिढ़ता है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। ऐसा नहीं, देखो बिल्कुल सही जगह पे टीचर्स नंबर काटते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स सेम काइंड। ये आपकी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हुई, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन है क्या, देखो यार, हम समझते हैं कि कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को बनाता है, अपने ही जैसे किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, यानी एक तरीके का लाइफ का साइकिल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, जरूरत क्यों है रिप्रोडक्शन की, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी, है ना। सोच के देखो जरा। अगर हम इंसानों के बारे में बात करें, है ना, ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, होमो सेपियंस जो कि हम लोग हैं,
तो यार किसी भी इंसान की लाइफ साइकिल 100 साल से ज़्यादा की तो होती नहीं, मतलब ठीक है एक्सेप्शन है, 101 साल के, 102 साल के, 111 साल के, 118 साल के, है ना। जापान के लोग भगवान जाने पता नहीं क्या करते हैं, खूब लंबा चौड़ा जीते हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ठीक है यार 100 साल, मैं तो कह रहा हूँ हद मार करके 120 साल ले लो, लेकिन ह्यूमन स्पीशीज तो लाखों सालों से अर्थ के ऊपर है ना। इतना लंबा लाइफ स्पेन तो किसी ह्यूमन का नहीं है, समझ पा रही हो, है ना। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी स्पीशीज को, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करना है, अगर किसी भी स्पीशीज को सरवाइव करना है इस एनवायरनमेंट के अंदर, बार 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 सरवाइव करना है, तो सरवाइव करने के लिए उसकी जो नीड है, वो नीड क्या है, टू प्रोड्यूस इट्स ऑर्गेनिजम्स, है ना। उस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का लगातार प्रोड्यूस होना, लगातार प्रोड्यूस होना। क्योंकि देखो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है ना। जैसे कोई एक इंसान है, कोई हाथी है, कोई बंदर है, कोई शेर है, चीता है, लोमड़ी है, हर किसी ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ साइकिल है। एक पर्टिकुलर टाइम बाद उसकी डेथ हो जानी है ना। भाई मृत्यु है, अटल सत्य है, ये तो आज नहीं तो कल ऊपर तो जाना ही है, या आप खैर तुम्हारी हरकतों के हिसाब से नीचे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार एक टाइम बाद डेथ तो सर्टेन है ना। तो अगर डेथ हो जाएगी तो फिर जो इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनिज्म की थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कौन करेगा। अब आप बोलोगे कि सर कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करनी है, क्यों करनी है। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है। इसको अपन ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल ग्रास थी, ठीक है, हमारे पास थी ग्रास, है ना। और ग्रास को खाया फॉर एग्जांपल किसी इंसेक्ट ने, ठीक है। इंसेक्ट को खाया मान लीजिए फ्रॉग ने, है ना। फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ये मेरे पास एक तरीके की सिंपल सी, बहुत ही सिंपल सी एक फूड साइकिल हो गई, ओके। अब अगर मान लो कि इंसेक्ट सारे के सारे मर गए, इंसेक्ट सारे के सारे मर गए, तो फ्रॉग के ऊपर भी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि फ्रॉग जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वही नहीं। भाई अगर तुम्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो जियोगे कैसे। तो फ्रॉग का तो खाना ही खत्म हो गया, समझ पा रहे हो। ऐसे ही स्नेक का खाना खत्म हो गया, सोच के देखो। तो अगर कोई एक भी ऑर्गेनिज्म पे गड़बड़ होती है, किसी एक ऑर्गेनिज्म को पूरी तरीके से तुम नेचर से हटा दोगे, तो उसके ऊपर डिपेंड करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है बेटा जिनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सही बात है ना, है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि यार जब ये इंसेक्ट मरे, जब ये इंसेक्ट मरे उससे पहले ये अपने जैसा एक दूसरा इंसेक्ट पैदा कर दे। क्या कर दे, अपने जैसा ही दूसरा इंसेक्ट पैदा कर दे। अपने जैसा दूसरा इंसेक्ट पैदा कर देगा तो वही जीन्स, वही इंफॉर्मेशन, वही हैबिटेट, वही तरीके के कैरेक्टर वापस से उस फूड चेन के अंदर आ जाएंगे, है ना। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पाए तो मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है। देखो समझो, मान लो कि अभी मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और क्लास में फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं, ओके, 50 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। अब मान लो मैंने कि एक महीने मेहनत करके खूब रगड़ रगड़ के लिख लिख के बढ़िया बढ़िया तरीके से नोट्स प्रिपेयर किए, ओके। एक महीना लगा मुझे, लेकिन मैंने पूरी बायोलॉजी के क्लास 10th के नोट्स प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। PYQs वगैरह सबको सॉल्व करके प्रिपेयर कर दिया, बढ़िया, है ना। अब अगर मैंने वो एक महीने में काम किया है, तो क्या उन 50 बच्चों के लिए मैं बार बार एक एक महीने में सेम काम करूंगा क्या, सोचो। नहीं करूंगा ना। क्या करूंगा मैं, फोटोकॉपी करूंगा। अब क्या बोलोगे कि सर फालतू इतनी मेहनत क्यों करनी, फोटोकॉपी कर लो, क्योंकि आपको सेम चीजें तो वापस देनी है। सही बात है ना। तो बेटा बिल्कुल उसी तरीके से नेचर ने हमें फोटोकॉपी की पावर दी है, समझो इस बात को। एक स्पीशीज से किसी दूसरी स्पीशीज के बनने में, जिसमें कैरेक्टर्स अलग हों, जो अलग तरीके के हैबिटेट में सर्वाइव कर पा रहे हों, ठीक है, या फिर अलग अलग तरीके के किसी भी तरीके के प्रोसेसेस शो कर रहे हों जो उस नेचर में सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है ना। जैसे इंसेक्ट का सर्वाइवल जरूरी है, फ्रॉग का सर्वाइवल भी जरूरी है, लायन का सर्वाइवल भी जरूरी है, प्लांट्स का सर्वाइवल भी जरूरी है, क्योंकि ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कि कोई एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनाने में नेचर को लाखों सालों का टाइम लगा, तो यार वो वापस से ये लाखों साल रिपीट थोड़ी करेगी नेचर, समझ पा रहे हो। वो क्या करेगी, वो लाखों सालों की मेहनत के बाद जब उसने एक बढ़िया सा ऑर्गेनिज्म बना लिया, तो वो करेगी उसको फोटोकॉपी की पावर दे देगी। बोले यार ठीक है, तू बन चुका है, अब तो अपने जैसे दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता रहे, तब तक मैं दूसरे किसी स्पीशीज पे ध्यान दे लेती हूँ। समझ पा रहे हो। तो ये फोटोकॉपी करने की जो पावर है ना बेटा, ये हमको नेचर ने दी है। क्यों दी है, ताकि हम अपने जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म को पैदा करें, ताकि जब हम मर जाएं तो नेचर में जो हम रोल प्ले कर रहे थे एग्जैक्टली वही रोल
हमारे सिबलिंग्स या फिर हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारी जो अगली जनरेशन है वो करना शुरू करें। समझ पा रहे हो? वो करना शुरू करेंगे तो नेचर का बैलेंस बना रहेगा। ओके, गॉट इट? ठीक है, समझ पा रहे हो, है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, है ना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ, ये एक मेन ज़रूरत है रिप्रोडक्शन की। ठीक है, और विदाउट रिप्रोडक्शन अगर कोई भी एक किसी भी तरीके से स्पीशीज खराब होती है या फिर एक तरीके से एक्सटेंट हो जाती है, तो उसके बाद की डिपेंड करने वाली सारी स्पीशीज के ऊपर भी एक्सटेंशन का खतरा मंडराता रहेगा। बताओ, समझ पा रही हो क्या, है ना? तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गई बेटा? हमें देखो, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, समझो इस बात को। भाई कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अगर रिप्रोड्यूस ना करूँ तो मेरे मरने के बाद मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? सोच के देखो ना एक बार। भाई एक लोमड़ी है, सही है ना, उसने अपने जैसे दूसरी लोमड़ी पैदा नहीं करी, तो उस लोमड़ी के मरने के बाद क्या ही फ़र्क पड़ता है उसको कि भैया जंगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना? कोई मेरे घर में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? भाई तुम तो मर गए ना, तुम तो हो गए प्रभु को प्यारे। समझ पा रहे हो? तो तुम्हें क्या लेना देना इस दुनिया से? इसलिए नेचर ने पावर दे रखी है ताकि जब वो फॉक्स की डेथ होगी तो दूसरी फॉक्स ही आएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? सेम काइंड का होगा। समझ पा रहे हो? इसलिए बात लिखना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिज्म कैसा होगा? सेम काइंड का होगा। सेम काइंड का होगा तभी उसके कैरेक्टर सेम होंगे, उसके अंदर जो भी आप बोल सकते हो एंजाइम्स हैं, या फिर वो जो भी रोल प्ले कर रहा है, वो कार्निवोर है, ओमनिवोर है, हर्बीवोर है ना, या फिर कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आ रहा है, कौन सी स्पीशीज उस पर डिपेंड कर रही है, या वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एग्जैक्टली सेम टू सेम होंगी। ओके, क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आई गेस आपको नीड समझ में आ गया होगा, रिप्रोडक्शन है क्या समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखो यार, रिप्रोडक्शन क्या होता है मुझे समझ में आ गया, रिप्रोडक्शन क्यों होता है ये मुझे समझ में आ गया। अब यार ये बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग जानते हो कि रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं बेटा, एक जिसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन के दो मेन टाइप्स होते हैं जिसमें हमारे पास आता है एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही है? चलिए शुरू करते हैं। तो अब ये कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके की बुक्स में आप लोगों ने सुना होगा। मैं आप लोगों को जिस तरीके से समझाऊंगा ना, वो तरीका इतना शानदार है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता 2 नंबर में आए तो 4 पॉइंट कैसे लिखें, अगर 3 नंबर में आ जाए तो 6 पॉइंट कैसे लिखें, और अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी 10 पॉइंट कैसे लिखें। तो तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे इसके अंदर। तो आराम से बैठ करके सुनना, समझना और फिर शांति से बैठ करके वीडियो को पॉज करके लिखना, है ना। पहले सारा दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने वीडियो पे लगाओ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बेसिक्स की। तो देखो यार, एसेक्सुअल में ए का मतलब क्या होता है? देखो, ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट, है ना। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। भाई थोड़ी बहुत तो तुम लोग इंग्लिश जानते ही होगे। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। किसी चीज का एब्सेंट होता है तो हम ए लगा देते हैं। सही है ना। तो देखो है क्या, कंसेप्ट क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है बेटा एब्सेंट ऑफ सेक्स। यहां पे सेक्स एब्सेंट होता है। अभी सेक्स का मतलब क्या है? सेक्स का मतलब यहां पे सीधा सीधा जेंडर से है, यानी कि यहां पर मेल एंड फीमेल जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता। समझ पा रहे हो भाई? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल याद करो। जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। हम कभी ऐसा बोलते हैं कि यार ये मेल अमीबा है या फीमेल अमीबा है? बोलते हैं कभी ऐसा? हम कभी ऐसा बोलते हैं ये मेल बैक्टीरिया है, ये फीमेल बैक्टीरिया? नहीं बोलते ना, क्योंकि मेल और फीमेल का कंसेप्ट यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? इससे इसका दूसरा पॉइंट निकल करके आता है। क्यों नहीं है? इससे दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा यूनिपेरेंटल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यूनिपेरेंटल। यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, है ना। पेरेंटल का मतलब पेरेंट्स, यानी कि यहां पर क्या है? सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन गिव राइस या बर्थ टू अदर ऑर्गेनिज्म, है ना। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही कैपेबल है रिप्रोड्यूस करने के लिए।
समझ पा रहे हो? वहीं अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो बेटा यहां पे कंसेप्ट ऑफ सेक्स आता है, कंसेप्ट ऑफ सेक्स, है ना। और यहां पे सेक्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? जेंडर से रिलेटेड। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर मेल एंड फीमेल जैसा एक कंसेप्ट होगा, एक मेल पार्टनर होगा, एक फीमेल पार्टनर होगा, एक गैमीट का डोनर होगा, एक गैमीट का एक्सेप्टर होगा। समझ पा रहे हो? तो ये जो दोनों चीजें हैं मेल और फीमेल, ये कब प्रेजेंट होती हैं? जब मिनिमम 2 ऑर्गेनिजम्स की रिक्वायरमेंट हो। यानी कि इसी से इसका दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है बेटा, कि ये बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल। तो बाई का मतलब क्या होता है? 2, यानी कि यहां पे 2 ऑर्गेनिजम्स, और वो भी कैसे होनी चाहिए बेटा? अपोजिट सेक्स की होनी चाहिए। अपोजिट सेक्स आर रिक्वायर्ड टू गिव बर्थ टू अनदर ऑर्गेनिज्म। समझ पा रहे हो यहाँ पे, है ना। तो यहां पर क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म ये काम कर सकता है, और क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म काम कर सकता है तो उसमें मेल फीमेल जैसे कंसेप्ट की कोई जरूरत ही नहीं, ड्यूअलिटी है ही नहीं। तो यहां पर कंसेप्ट ऑफ सेक्स होता ही नहीं, इसलिए हम उसको बोलते हैं एसेक्सुअल, सेक्स का एब्सेंट। समझ पा रहे हो? जबकि यहां पर क्या होता है, यहां पे मिनिमम 2 ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, और दोनों अपोजिट सेक्स के होनी चाहिए। मेल मेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, फीमेल फीमेल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, एक मेल पार्टनर होना चाहिए, एक फीमेल पार्टनर होनी चाहिए, तभी जाकर के यहां पे रिप्रोडक्शन हो पाएगा। क्लियर हुई बात, है ना। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया, यहां पे मेल और फीमेल का कंसेप्ट होता है, और दूसरा यहां पे बाई पेरेंटल कंडीशन होती है, यानी कि 2 पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात? ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब देखो क्या बात ही बोल रहे हैं हम लोग। अब क्योंकि बेटा ये यूनिपेरेंटल है, यूनिपेरेंटल है, तो इसका मतलब क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह से कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना। मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है ना, इसको ऐसे समझते हैं अपन लोग। मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, और इसमें एक मैंने कलर भरा हुआ है, इसमें मैंने कोई एक इंक भरी हुई है, ठीक है, एक कंटेनर है उसमें मैंने इंक भरी हुई है। अब अगर इस इंक को इस कंटेनर से मैं किसी दूसरे कंटेनर में डालता हूं, तो मुझे बताओ ये वाले कंटेनर और ये वाले कंटेनर की इंक में कोई भी डिफरेंस होगा? कलर में किसी भी तरीके का डिफरेंस होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। सोच के देखो एक बार, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारा का सारा इंक एक ही जगह से तो जग गया है भाई, सारा का सारा इंक एक ही जगह से गया है ना, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर मान लो कि यहां पर मेरे पास एक कंटेनर है, यहां पे अलग इंक है, यहां दूसरा कंटेनर है, यहां अलग इंक है। अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, अब मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, है ना। जैसे यहाँ पे येलो या ब्लू होता है, यहाँ पे क्या कलर आ जाएगा? ग्रीन कलर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखो एक बार। क्यों? ग्रीन कलर ना तो येलो कलर जैसा है ना ब्लू कलर जैसा है, तो फिर ये बिल्कुल अलग आ गया ना। क्यों आ गया ये अलग? सोच के देखो जरा एक बार, है ना। सोच के देखो, ये इसलिए है बेटा क्योंकि यहां पर क्लोन फॉर्मेशन का कंसेप्ट आता है, क्लोन फॉर्मेशन। और क्लोन फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बेटा नेक्स्ट जनरेशन को बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं अपन, है ना। प्रोजेनी वर्ड यूज करेंगे, ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, या नेक्स्ट जनरेशन वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो प्रोजेनी इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होती है बच्चे। प्रोजेनी जो होगी वो पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगी। इवन इवन अगर एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स। सिबलिंग्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर। समझ पा रहे हो, है ना। यानी कि यहां पे एक सेल है, एक सेल से अगर मान लो 2 सेल बन रहे हैं, तो ये दोनों सेल्स में इस सेल के मुकाबले कोई डिफरेंस नहीं होगा। पेरेंट की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होगा। क्यों फोटोकॉपी होगा? क्योंकि ऑल द इंफॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट। ऑल द इंफॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम वन सिंगल पेरेंट, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, इंफॉर्मेशन 2 अलग अलग पेरेंट से आ रही है। देख पा रहे हो आप लोग, इंफॉर्मेशन 2 अलग अलग पेरेंट से आ रही है। इसका मतलब यहां पे बेटा क्लोन फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट फॉलो नहीं होगा। क्लोन फॉर्मेशन एब्सेंट, यहां क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता। यानी कि यहां पर क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग वर्ड यूज करेंगे बेटा हम, या इसी को प्रोजेनी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं, प्रोजेनी इज डिफरेंट फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट।
एग्जैक्ट कॉपी तो किसी की भी नहीं होगी, है ना भाई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये येलो कलर था और ये मान लीजिए मैंने ब्लू कलर ले लिया था, ठीक है, ये मान लीजिए मैंने ब्लू कलर ले लिया था, ये ब्लू कलर ले लिया था, और येलो और ब्लू से मिलकर के मेरे पास क्या बना, ग्रीन कलर बना। ये मान लीजिए मैंने ग्रीन कलर बनाया, ठीक है। अब ये जो ग्रीन कलर है ना, तो इसके जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है ना, इसके जैसा एग्जैक्टली दिख रहा है। हाँ, इन दोनों का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है। लेकिन मैं ये बोलूँगा ना यार कि जैसे भाई बच्चे की होती है नाक तो पापा जैसी है, आंखें मम्मी जैसी हैं, है ना, और मान लो गाल उसके दादाजी जैसे हैं, है ना, कान उसके दादी जैसे हैं, तो एक तरीके से मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो गई ना। क्यों मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स हो गई? क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से यहाँ पे इंफॉर्मेशन का पास ऑन हुआ है। ओके, क्लियर हुई बात? तो यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन जैसा कंसेप्ट देखने को नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन वाला कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। ओके, आई गेस आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब इसी से हम नेक्स्ट पॉइंट निकालते हैं। क्या पॉइंट निकालते हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशंस आर नेग्लिजिबल। वेरिएशंस नेग्लिजिबल होते हैं, मतलब नए कैरेक्टर्स का आना नेग्लिजिबल है। क्यों? क्योंकि अगला ऑर्गेनिज्म क्या बन रहा है? फोटोकॉपी बन रहा है ना यार। अगला ऑर्गेनिज्म क्या है? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। अब अगर पेरेंट की ही एग्जैक्ट कॉपी हो रही है तो फिर नया कैरेक्टर तो आया ही नहीं ना, समझ पा रहे हो? लेकिन यहां पर क्या है, कैरेक्टर मिक्स हुए, और कैरेक्टर अगर मिक्स हुए तो क्या पता कुछ नया बना हो, क्या पता, है ना। इसका मतलब यहां पर क्या होता है बेटा, एवरी टाइम, या इसको ऐसे लिखते हैं अपन, एवरी जनरेशन शोज वेरिएशन। हर जनरेशन में कोई ना कोई छोटे मोटे चेंजेस आएंगे, है ना, यानी कि न्यू कैरेक्टर्स आएंगे, न्यू कैरेक्टर्स। अब बेटा एक चीज याद रखना, न्यू कैरेक्टर्स का आना इवोल्यूशन नहीं है, नई स्पीशीज का बनना नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है ना। देखो देखो, समझो इस बात को। जैसे मान लो आप अपनी नानी के घर गए, है ना, आप नानी के घर मान लो पिछले 2-3 साल पहले गए थे, है ना, 2-3 साल पहले गए थे, तो आप गए थे, तो आपको देख करके नानी ने बोला अच्छा ठीक है भैया इतने हाइट का है। अब अगर मान लो 2-3 साल बाद आप जाते हो तो वो क्या बोलते हो, यार एकदम से तेरी हाइट बढ़ गई। उनको दिखता है वो डिफरेंस, है ना। लेकिन जो दोस्त आपके साथ डेली रह रहे हैं, मम्मी पापा आपके साथ डेली रह रहे हैं, उनको वो डिफरेंस दिखाई नहीं देता। क्यों? इसका मतलब कि आपकी हाइट नहीं बढ़ी? नहीं, आपकी बढ़ी है। आपकी हाइट बहुत धीरे 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 करके बढ़ रही है। वो डिफरेंस डेली देखने वाले लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोई 3-4 साल बाद आपको दिखेगा तो उसको तब पता चलेगा, है ना, समझ पा रहे हो? ऐसे ही छोटे छोटे नए नए कैरेक्टर्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है बेटा। लाखों साल बाद जाके आप स्पीशीज को देखोगे ना, तब आप बोलोगे अरे यार ये तो नई स्पीशीज बन गई, समझ पा रहे हो? बट ड्यूरिंग एवरी मंथ एवरी ईयर अगर आप देखोगे ना, तो आपको एज सच कोई नए कैरेक्टर दिखाई नहीं देंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है यार पहले जैसे ही तो है, हल्का फुल्का चेंज है बस खाली। ओके, गॉट इट, है ना। तो यहाँ पर हर जनरेशन में वेरिएशंस आते हैं, जबकि यहाँ पे वेरिएशंस जो होते हैं बेटा नेग्लिजिबल होते हैं। ओके, दूसरी बात, अब क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक ही ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि ये यूनिपेरेंटल है, कि यार एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो अब यार देखो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई लफड़ा नहीं है ना, फटाफट जब मन जी क्या फालतू बैठे हैं क्या करें, चलो रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, है ना। जबकि यहाँ पे देखो बाई पेरेंटल है, ये बाई पेरेंटल है, बाई पेरेंटल है इसका मतलब बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, है ना। लड़कों को लड़कियों को मनाना पड़ेगा, मेल को फीमेल के पीछे भागना पड़ेगा, पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, फिर उसको मनाना पड़ेगा, फिर उसको रिझाना पड़ेगा, दुनिया भर के नाटक करेंगे, है ना, कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, समझ पा रहे हो, है ना, समझ पा रहे हो ना। तो ये जो चीज़ है ना बेटा बाई पेरेंटल, यानी कि जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनिपेरेंटल होने की वजह से इसके अंदर अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो ये एडवांस होता है, एडवांस इन टर्म्स ऑफ टाइम, यानी कि ये लेस टाइम ड्यूरेशन में हो जाता है और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है ना। जैसे अमीबा फॉर एग्जांपल बाइनरी फिजन बहुत जल्दी कर लेता है। ई कोलाई नाम का एक छोटा सा बैक्टीरिया जो हर 20 मिनट में अपने आप को डबल कर रहा है, समझ पा रहे हो? तो एक ही दिन में भयंकर कॉपीज बन जाएगी उसकी, लाखों करोड़ों कॉपीज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत फास्ट हो रहा है। फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यार यूनिपेरेंटल है ना, किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है,
समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ पे तो बाई पेरेंटल है भाई, दूसरा ऑर्गेनिज्म भी चाहिए, दूसरा ऑर्गेनिज्म अपोजिट सेक्स का भी होना चाहिए, वो मैच्योर भी होना चाहिए, उसके अंदर गैमीट भी बनना चाहिए, फिर गैमीट ट्रांसफर भी होना चाहिए, फिर फ्यूजन भी होना चाहिए, फिर जायगोट भी बनना चाहिए, कितने सारे प्रोसेस है। इसलिए बेटा ये क्या होता है, मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मोर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये एक अच्छा खासा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, ठीक है, जबकि इसके अंदर बहुत कम टाइम लगता है। तो अगर मैं एडवांस के हिसाब से पूछूँ ना बेटा, तो वेरिएशन के बेसिस पे कौन एडवांस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशन के बेस पे एडवांस कौन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर टाइम के रिस्पेक्ट में एडवांस कौन हुआ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो क्या, है ना, समझ पा रहे हो क्या? तो टाइम के रिस्पेक्ट में एडवांस होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वेरिएशन के केस में आपका एडवांस कौन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए बेटा हमारे पास, 1 2 3 4 5। ये 5 मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए कि यार इस तरीके से हम लोगों को लिखना है, तो हमारे पास खूब सारे पॉइंट्स बन के तैयार हो जाएंगे, है ना। अब ये बेसिक्स कंप्लीट होने के बाद मान लीजिए कि नहीं भाई आपके टीचर बोले नहीं नहीं इतने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, ऐसा वैसा, ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो समझते हैं। हाँ जी, अगर मान लो आपको और ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है यार, बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब है। देखो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मिलेंगे लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैनी इवेंट्स आर इंक्लूडेड इन दी प्रोसेस में बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से इवेंट इंक्लूड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैमीट का प्रोडक्शन, यानी कि गैमीट फॉर्मेशन, गैमीटोजेनेसिस जिसको बोलते हैं, है ना। अब गैमीट बना लिया तो उनका अचार तो डालना नहीं है, क्या करना है उनको, आगे क्या करना है, पास ऑन। तो गैमीट का ट्रांसफ़र, क्योंकि भाई गैमीट एक दूसरे के फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे तभी तो आपस में मिल पाएंगे, है ना। फिर गैमीट ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, भाई गैमीटिक का फ्यूज़न होना चाहिए, है ना, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, जायगोट फॉर्मेशन होना चाहिए, जायगोट फॉर्मेशन होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई ज़रूरत नहीं है ना। यानी कि इवेंट्स लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एब्सेंट, ठीक है, यानी कि कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई गैमिट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई जायगोट फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं होती। इवन मैं आपको बताऊं बेटा, जो सबसे मेन चीज़ है ना वो यही है, फर्टिलाइजेशन, दो गैमिट का फ्यूजन। यहां पर नो फर्टिलाइजेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फर्टिलाइजेशन ही वो कंसेप्ट है जो कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को साथ में ला करके एक जायगोट बनाने से बनता है। अभी अपन लोग समझेंगे इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, जबकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्टिलाइजेशन की वजह से ही यहाँ पे नए कैरेक्टर आते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गए, और चाहो तो आप ये चारों अलग अलग पॉइंट्स बना करके भी लिख सकते हो बहुत ही आसानी से, कि यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन प्रेजेंट होता है जबकि यहाँ पे गैमिट फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, यहाँ पे गैमिट ट्रांसफर जैसा कंसेप्ट नहीं होता जबकि यहाँ पे गैमिट ट्रांसफर जैसा कंसेप्ट फॉलो होता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि तुम लोग लिख सकते हो, ओके। तो आई गेस आप लोगों को सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। डन, ठीक है। तो अच्छे से आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स आई गेस क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो ये डिफरेंसेस होते हैं बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। अब क्योंकि ये बात हम लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ गई है, तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा कंसेप्ट आता है कि यार क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन होता है, क्यों वेरिएशन नहीं आते, जबकि क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन फॉर्मेशन नहीं होता और वेरिएशन आते हैं, अलग अलग तरीके के वेरिएशन आते हैं। तो देखो यार, उसको समझने के लिए ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट समझाऊंगा बेटा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, डीएनए रेप्लिकेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने खाली रिप्रोडक्शन लिखा है,
मैंने ये नहीं लिखा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि किसी भी तरीके का रिप्रोडक्शन हो उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए, सोच के देखो जरा, है ना। देखो हमारा जो डीएनए है बेटा, हमारा जो डीएनए है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो क्या है, एक तरीके का जेनेटिक मटीरियल है ना भाई, इतना तो सब लोग जानते हैं, ठीक है। 9th क्लास में पढ़कर आए हम लोग सेल वाले चैप्टर में कि भैया ये क्या है, एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है, सही है ना। अब इसका मतलब ये है बेटा जी, इसका मतलब ये है कि ये जो एक सेल है इसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये डीएनए रखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस में ये डीएनए रखा हुआ है, किस फॉर्म में रखा रहता है भैया, ये रखा रहता है क्रोमेटिन की फॉर्म में, है ना, क्रोमेटिन की फॉर्म में। क्या है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन है हाईली कॉइल्ड डीएनए विथ सम प्रोटीन्स, है ना, हिस्टोन प्रोटीन जिनको बोलते हैं, अभी अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का क्रोमेटिन मटेरियल है, और ये क्रोमेटिन मटेरियल है क्या, एक्चुअली हाईली कॉइल्ड या हाईली पैक्ड डीएनए ही है, सही है ना। अब इस बात को समझते हैं यार, डीएनए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, इसका मतलब कंट्रोलर ऑफ द सेल यही है ना, कंट्रोलर ऑफ द सेल, बताओ हाँ या ना, सही बात है ना। इसी के साथ साथ ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला भी यही है, स्टोर करने वाला भी यही है ना। और तो और हमने ये भी पढ़ा है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास ऑन अगली जनरेशन में, है ना, पास ऑन करने वाला भी डीएनए ही है, सही बात है। अब सोच के देखो, मान लो ये एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल के अंदर कौन से काम होने, जैसे मान लो इसमें डाइजेशन होना है इसमें, या फिर है ना रिप्रोडक्शन होना है, सेल को डिवाइड करना है, किसी भी तरीके का कोई प्रोसेस है, अल्टीमेटली किसकी वजह से होगा, डीएनए की वजह से। डीएनए उसको गाइड करेगा कि उसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किधर करना है, कौन सा उसमें एंजाइम बनना है, कौन सा प्रोटीन बनना है, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना बेटा, ये डीएनए के पास स्टोर्ड होती है। तो डीएनए किसी भी, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ना, अब उस बहुत बड़े रेस्टोरेंट में अलग अलग तरीके की डिश मिलती है, उस सारी डिश में, उस सारी डिश को बनाने वाला, उस सारी डिश को कंपाइल करने वाला एक हेड शेफ होगा, जिसके पास एक बड़ी सी किताब होगी, है ना, उसकी भगवत गीता मान लो एक तरीके से, है ना, कि यार उस बड़ी सी बुक के अंदर, उस बड़ी सी रेसिपी बुक के अंदर सारी रेसिपी लिखी हुई है ना। तुम्हें छोले चावल खाने हैं, पाव भाजी खानी है ना, कड़ी पकौड़ी खानी है, तुम्हें जो भी खाना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इधर लिखी हुई है। तो जब जब उसके रेस्टोरेंट में कोई आता है कि भैया उसको पाव भाजी का ऑर्डर मिल गया या फिर छोले चावल का ऑर्डर मिल गया ना, हाय भूख लग गई, खैर तुम्हें भूख नहीं लगानी, सुनो इधर, तो इस बुक के अंदर ही देख करके वो बताता है ना, कि भैया चलो छोले चावल बनाने, ओके दिस इज द रेसिपी, इस हिसाब से बना लिया जाए। तो बेटा अगर मान लो ये बुक है, ये जो बुक है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन है, अगर ये बुक कहीं से खो गई तो रेस्टोरेंट तो बंद पड़ जाएगा ना, सोच के देखो एक बार। या अगर मान लो उस रेस्टोरेंट को कोई दूसरी ब्रांच खोलनी है, तो यार इस बुक की एग्जैक्ट फोटोकॉपी उसको वहां भेजनी पड़ेगी कि नहीं भेजनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो। तो ऐसे ही अगर मान लो कि इस सेल से दो अलग अलग सेल बनके तैयार होते हैं, ये मान लो दो अलग अलग सेल बनके तैयार हो गए, तो बेटा इन दोनों सेल के अंदर डीएनए तो होना चाहिए ना, डीएनए तो होना चाहिए कि नहीं, सोच के देखो। डीएनए होगा तभी तो वो सारी चीजें करा पाएगा जो इस सेल में हुआ करती थी। गेटिंग माई पॉइंट, है ना भाई। जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे के पास भी तो दिमाग होना चाहिए ना, क्योंकि वो ब्रेन जो न्यूरल सिस्टम है वही तो उसकी सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर बच्चा पैदा हो गया उसके अंदर दिमाग ही नहीं है ना भाई, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो एक्सेप्शन है। बट एग्जाम्पल समझो, अगर ब्रेन नहीं होगा तो ना तो उसको किसी तरीके का कोई कंट्रोल मिलेगा, ना उसकी मसल्स काम करेगी, ना उसके सेंस ऑर्गन काम करेंगे, ऐसा बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर सकता ना, नॉट पॉसिबल। तो बिल्कुल उसी तरीके से बेटा यहाँ पे डीएनए का आना तो जरूरी है ना, क्योंकि विदाउट डीएनए ना तो सेल का कंट्रोल होगा, ना इंफॉर्मेशन पास ऑन होगी, है ना, और ना इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगी। और समझो इस बात को भाई, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि ये एक मेल था, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक फीमेल थी, अब इन दोनों ने एक बच्चा पैदा किया, ठीक है, ये एक बच्चा पैदा किया, ओके बहुत बढ़िया। लेकिन इस बच्चे के अंदर, इस बच्चे की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई होगी, एक जायगोट से ही हुई होगी ना भाई। मेल का स्पर्म आया होगा, फीमेल का ओवम आया होगा, है ना, समझ पा रहे हो। हल्का फुल्का तो तुमने पढ़ाई है, अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे इन लेक्चर्स के अंदर आगे। तो मेल और फीमेल के ये जो गैमेट है, इन दोनों ने मिलकर के ये बनाया ना, ये जायगोट बनाया। आप सोचो कि ये जायगोट क्या है, एक सिंगल सेल ही तो है, जायगोट एक सिंगल सेल है ना। अब यार मेल का जायगोट हो, चाहे कैट का जायगोट हो, चाहे वेल का जायगोट हो, समझो इस बात को। इस जायगोट को कैसे पता चलता है कि मुझे आगे जाके कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाना, ये तो एक सिंगल सेल है, इसको तो कोई बताता नहीं है,
समझो ना, तो इसकी आंखें हैं ना कान है, कुछ भी नहीं है। तो इस जायगोट को अगर मान लो कि ये ह्यूमन का जायगोट है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन कैसा दिखता है? उसके 2 पैर होने चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, सींग नहीं लगाने, पूंछ नहीं लगानी। सोचो, है ना। अगर मान लो कि ये किसी कैट का जायगोट है, तो उसको कैसे पता कि कैट का साइज कितना होना चाहिए, उसकी पूंछ कैसी होनी चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए, उसकी आंखें कैसी होनी चाहिए, उसके कान कैसे होने चाहिए, है ना। या फिर अगर ये वेल का जायगोट है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि नहीं मुझे जो मछली बनानी है बहुत ज़्यादा बड़ी बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज की बनानी है। ऐसा तो नहीं होता कि जायगोट कैट, देखो हर चीज़ का शेप, साइज, कलर, कंडीशन, वो ट्रॉपिक लेवल में किस जगह पे रहेगा, कैसा खाना खाएगा, हर एक चीज़ ऑर्गेनिज्म को पहले से पता होती है। क्यों? क्योंकि बेटा अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके गैमीट के अंदर इसका खुद का डीएनए है जो इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बैठा है। ऐसे ही फीमेल के अंदर जो गैमीट था, उसके अंदर उसका डीएनए था जो इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके बैठा है। इन दोनों के डीएनए का ही प्रोडक्ट है ये बच्चा। अब क्योंकि दोनों डीएनए ह्यूमन के थे, इसलिए इसमें डीएनए भी ह्यूमन का आया, और ह्यूमन का डीएनए आया तो ये जायगोट जो है आगे जाके ह्यूमन बनाएगा। कैट का डीएनए होगा तो अलग बनाएगा, वेल का डीएनए होगा तो अलग बनाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो बेटा डीएनए रेप्लिकेशन ज़रूरी क्यों है? अरे भैया डीएनए रेप्लिकेशन सबसे पहला स्टेप है, सबसे मेन स्टेप है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन अगली जनरेशन तक कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी? गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो आई गेस आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरीके से वाई डीएनए रेप्लिकेशन इज जरूरी। ओके, क्लियर? ठीक है, तो बेटा ये वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसका जनरल कंसेप्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और तो और डीएनए रेप्लिकेशन जरूरी क्यों होता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ना है, जिसमें से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास टोटल मिलाकर के 6 अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फिजन आ जाएगा, फिर बडिंग आ जाएगा, फिर रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, ये हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे 2 केस में, एक तो प्लांट्स के केस में जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, और एक ह्यूमंस के केस में। ओके, तो वो अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। टिल देन आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।